इमर्जिंग डोमेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से ऐसे हैं, 2 मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, 10 मार्क्स के कौन कौन क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 जितने भी सारे यूनिट्स हैं सभी आपको टॉपिक्स वाइज और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं कौन कौन से यूनिट पढ़ लोगे पास हो जाओगे। कितनी यूनिट पढ़ो, अगर आप इतना पढ़ लोगे तो आपकी बैक तो नहीं लगेगी और आपको 70 से 80% मार्क्स भी ला सकते हैं। तो आपको पूरा वीडियो देखनी है। इमर्जिंग डोमेन इलेक्ट्रॉनिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए करते हैं स्टार्ट। किया पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अपडेट देखिए, मैं आपको पूरा यूनिट वाइज बताता हूँ, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से मैं आपको उसके पहले बता दूं, इसका सब्जेक्ट कोड वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सब कुछ जो है मेंशन कर दिया। और ये 3 क्रेडिट्स का पेपर होगा, यानी इसमें 3 क्रेडिट मिले। अगर आप इसमें पास होते हैं पूरा तो आपको मैक्सिमम 3 क्रेडिट मिल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जितने मार्क्स होंगे उस हिसाब से आपको क्रेडिट मिलेगा। तो अगर बात करें यूनिट 1 की कौन कौन से इंपॉर्टेंट, तो देखिए यूनिट 1 में क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ से यूनिट फर्स्ट आप देख सकते हैं। फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको पूरा टॉपिक वाइज बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट 1, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इसमें आइडियल एंड प्रैक्टिकल डायोड्स, ठीक है। आइडियल और प्रैक्टिकल डायोड्स इसमें इंपॉर्टेंट, यानी डायोड्स का मैंने जितने सारे क्वेश्चन था मैंने यहाँ पे कवर किया है। तो ठीक है, तो डायोड्स में आपका देखिए कौन कौन आ सकता है, जैसे आइडियल और प्रैक्टिकल डायोड्स ऐसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा इक्विवेलेंट सर्किट्स, डायोड इक्विवेलेंट सर्किट्स ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपका जेनर डायोड्स, ठीक है। जेनर डायोड ब्रेकडाउन मैकेनिज्म क्या पूछ सकता है, जेनर डायोड ब्रेकडाउन मैकेनिज्म। यानी डायोड्स के जितने सारे क्वेश्चन उसमें से कम 2 क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपका। तो पूरी यूनिट आपके सामने है और मैं आपको पूरा पॉइंट पूरा जो है टॉपिक वाइज बता देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो स्पेलिंग वगैरह में, ठीक है। क्या हो गया, यहाँ से डायोड कॉन्फ़िगरेशन, यानी डायोड का कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है आपसे, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका फोटो डायोड्स क्या होता है ये भी पूछ सकता है, ठीक है। फिर आपका लाइट इमिटिंग डायोड्स ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है हाफ एंड फुल। अब देखिए डायोड्स के अलावा मैंने फर्स्ट यूनिट में केवल अदर टॉपिक्स से एक ही जो है क्वेश्चन मैंने यहाँ पे चूज़ किया गया है, हाफ एंड फुल वेव रेडी। अब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ रेक्टिफिकेशन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर डायोड्स का आया, मान लीजिए अगर डायोड से 2 क्वेश्चन ना आया, डायोड से वैसे तो 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, लेकिन अगर 2 क्वेश्चन नहीं है तो आप मान के चलिए डायोड से अगर 1 क्वेश्चन आएगा तो 1 क्वेश्चन दूसरा वाला आएगा, ये वाला वेव वाला ही, ठीक है। कौन सा, ये वाला हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। डायोड्स मैं एक बार रिपीट करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, आइडियल एंड प्रैक्टिकल डायोड्स इंपॉर्टेंट है, डायोड इक्विवेलेंट सर्किट्स इंपॉर्टेंट है, जेनर डायोड, फिर आपका ब्रेकडाउन मैकेनिज्म उसी में है। और डायोड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, फोटो डायोड्स क्या होता है, फिर उसके बाद लाइट इमिटिंग डायोड्स क्या है, हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब इसमें से देखिए मैंने जो कुछ बताया इसमें से आपका डिफ्रेंशिएशन पूछ सकता है, यानी उसका अंतर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। उसका डिफिनेशन पूछ सकता है, यूजेस पूछ सकता है, एडवांटेज पूछ सकता है, कंपैरिजन पूछ सकता है, ठीक है। इसमें से तो आपको सारे ये जो पॉइंट है कि यूजेस क्या होता है इन सारी चीज़ों का, इसका डिफिनेशन क्या है, इसका जो है कंपैरिजन कैसे हो सकता है दोनों का, 2 टॉपिक से लेके जैसे ऐसे पूछ सकता है आपका हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ एंड फुल वेव में जो है दोनों का डिफरेंस क्या है, हाफ वेव में फुल वेव में, इस तरीके से आपसे डिफरेंस पूछ सकता है, ठीक है। अब बात आती है यूनिट नंबर 2 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यूनिट 2 का मैं आपको बताता हूँ। अब यूनिट 2 में अगर बात किया जाए तो आपका पहला क्या आता है, ट्रांजिस्टर कंस्ट्रक्शन। अब देखिए ट्रांजिस्टर से कोई ना कोई 2 क्वेश्चन इससे पूछेगा। अगर 10 मार्क्स का पूछेगा और दूसरा 2 मार्क्स तो 12 हो जाएगा। लेकिन मान के चलिए तो अगर 2 मार्क्स का आया तो 3 से 4 क्वेश्चन आएगा, और अगर 10 मार्क्स का आएगा तो 2 क्वेश्चन आएगा। कौन कौन से इससे इंपॉर्टेंट है, पहला आपका आता है ट्रांजिस्टर कंस्ट्रक्शन, मैं बता चुका हूँ, और कॉमन बेस एंड कॉमन इमीटर। अब देखिए दोनों का डिफरेंशिएशन के बाद साथ दोनों का डिफरेंस पूछेगा। जैसे कॉमन बेस एंड कॉमन इमीटर में क्या डिफरेंस है, इससे 4 पॉइंट लिखो, इस तरीके से पूछ सकता है। या इस तरीके से कॉमन बेस एंड कॉमन इमीटर डिफरेंस या फिर कंपैरिजन बिटवीन करके पूछ सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपसे आ जाएगा। तो क्या है कॉमन, देखिए कॉमन बेस और कॉमन। अब कॉमन से 3 क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, कौन कौन सा, पहले तो हो गया कॉमन बेस, दूसरा हो गया कॉमन इमीटर, और तीसरा हो गया कॉमन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए मैं बता चुका हूँ कॉमन से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन सा, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए कॉमन बेस और कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ये तीनों क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक आने के चांसेस हैं, ठीक है। फिर आपका कंस्ट्रक्शन से देखिए ये भी था ट्रांजिस्टर कंस्ट्रक्शन, और दूसरा है कंस्ट्रक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ JETC, जिसे हम कहते हैं JFET, जिसे हम कहते हैं जंक्शन गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या कहते हैं, देखिए आपको फुल फॉर्म सभी का पता होना चाहिए। अगर आपको स्टैंड फॉर नहीं पता है कि JFET स्टैंड फॉर क्या होता है तो आप आगे क्या लिखोगे। तो इसलिए JFET, उसके अलावा और जो है MOS, FET, और उसके अलावा और जितने भी सारे AMP, इसको हम
OPMP यानी इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, इसका स्टैंड। अगर आपको कुछ नहीं आता, सिर्फ आप इतना लिख दीजिए, मान लीजिए JFT आया, ठीक है, JFET आया, आप सिर्फ इतना लिख दीजिए, JFT स्टैंड फॉर क्या होता है, जंक्शन गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तब भी आपको 1 नंबर सिर्फ इसी का मिल जाता है। समझ गए कितना इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार रिपीट करता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। इसको आप नोट्स कर लो चाहो या आप स्क्रीनशॉट लेते चलो, ठीक है। ट्रांजिस्टर कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, कॉमन बेस एंड कॉमन इमीटर इंपॉर्टेंट है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन और उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ JFET, जिसे हम क्या पढ़ते हैं, जंक्शन गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। फिर आपका आता है MOSFET, जिसे हम कहते हैं MOSFET भी कह सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या होता है, देखो यहाँ से मेटल ऑक्साइड, स्पेलिंग वगैरह देख लेना, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट है। अब आपका एक आता है लास्ट में MOS, ठीक है, MOS, जिसे हम कहते हैं क्या, MOS, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिप्लीशन एंड इसका एनहेंसमेंट, डिप्लीशन एंड इसका एनहेंसमेंट, यानी कि MOS टाइप कितने टाइप्स के होते हैं, इसका टाइप्स क्या है, ठीक है। तो यूनिट 2 ये हो चुकी है, आप चाहो एक बार दोबारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आती है यूनिट 3। अब आप अगर मैं वीडियो फास्ट बना रहा हूँ तो आप इसको जो इसकी स्पीड है ना वीडियो की, आप स्लो कर लेना, 1.75 कर लेना या फिर 0.5 कर लेना, जो भी बहरहाल आपको जो ईजी लगे। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 में कौन से इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 3, अब देखिए यूनिट नंबर 3 में आपको OPAMP, जैसे मैंने पहले बताया, आपको सारे स्टैंड फॉर पता होने चाहिए। वैसे OP का स्टैंड फॉर क्या होता है, MP का स्टैंड फॉर क्या होता है। OP का हो गया ऑपरेशनल, AMP का हो गया एम्पलीफायर, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको जितने भी स्टैंड फॉर वाले भले आप उसके बारे में, मान लीजिए आप OPMP, अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए OPMP के बारे में आप छोड़ रहे हो, तो आपको सिर्फ इसका स्टैंड पता होना चाहिए। अगर आप स्टैंड भी पता है ना, जैसा ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपको इतना पता है, तो कुछ ना कुछ ज़रूर आप 2-4 लाइन लिख दोगे, 2-4 वर्ड लिख दोगे, तो आपको अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन ना देगा तो 4 नंबर दे देगा, अगर कुछ भी उल्टा पल्टा लिख लोगे 3-4 लाइन, ठीक है। तो इसलिए आपको जितने भी सारे स्टैंड फॉर होते हैं, जितने भी सारे फुल फॉर्म वाले जो है वर्ड है, उसको याद कर लेना, ठीक है। पहले आप उसको पूरा 100% ना पढ़ो, केवल 20% पढ़ो, 30% पढ़ो, लेकिन उसको फुल फॉर्म ज़रूर पता कर लो, ठीक है, आपका आगे भी काम आएगा। तो OPMP इंपॉर्टेंट है आपका। फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी AC का फुल फॉर्म है, ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिक, इसका बेसिक आपको पढ़ना है। फिर आपका आता है प्रैक्टिकल OPMP, यानी प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। फिर आपका यानी प्रैक्टिकल OPMP सर्किट्स, जैसे इसका बेसिक OPMP बेसिक हो गया। फिर OPAMP प्रैक्टिकल OPAMP सर्किट्स आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर डिफरेंशियल एंड कॉमन मोड ऑपरेशन क्या है, डिफरेंशियल एंड कॉमन मोड ऑपरेशन क्या होते हैं, ठीक, कॉमन मोड्स ऑपरेशन। फिर आपका था वाईफाई टेक्नोलॉजी। देखिए टेक्नोलॉजी का 2 क्वेश्चन बन सकता है आपसे। पहले तो आपको ये पूछ सकता है वाईफाई टेक्नोलॉजी या फिर ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, दोनों का जो है 4-4 पॉइंट या दोनों का डिफरेंशिएशन, दोनों का कंपैरिजन, इस तरीके से पूछ सकता है। क्या है, वाईफाई टेक्नोलॉजी या फिर ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, 2 टेक्नोलॉजी है, दोनों से कोई। अब देखिए कॉन्सेप्ट वाला, अगर कॉन्सेप्ट की देखिए ये वाला क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग एंड क्लाउड्स और कंपोनेंट ऑफ IoT, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछेगा 10 मार्क्स का पूछेगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से अगर बनेगा तो देखिए कॉन्सेप्ट से इसमें 3 क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट का 1 हो गया और कॉन्सेप्ट का 2 हो गया, कंपोनेंट का 1। जैसे कि पूछ सकता है यहाँ से कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग, और दूसरा पूछ सकता है कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड, ये अलग है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड और कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग, और उसके अलावा कंपोनेंट ऑफ IoT का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ IoT ये आपका 10 मार्क्स का आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग और कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड, ये सारी चीज़ें आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से देख लेना है। मैं वहाँ रिपीट कर देता हूँ, OPAMP बेसिक, प्रैक्टिकल OPAMP सर्किट्स, फिर आपका आता है डिफरेंशियल एंड कॉमन मोड ऑपरेशन, वाईफाई टेक्नोलॉजी, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, कंपोनेंट ऑफ IoT और कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड, ये होगी यूनिट नंबर 3। फिर आती है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 कौन से इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप देख सकते हैं। यूनिट नंबर 4 है, पहला है K-मैप मिनिमाइजेशन। क्या है K-मैप मिनिमाइजेशन, अप टू 6 वेरिएबल। अब देखिए अप टू 6 वेरिएबल है, मान लीजिए आप पूरा नहीं कर पाते, थोड़ा लेंदी है, ठीक है, आप कुछ भी कर लेते हो। मान लीजिए अगर आपने सिर्फ एक पेज भी लिख दिया, 1.5 पेज, तो आपको 10 नहीं तो कम से कम 6 मार्क्स 7 मार्क्स, यानी 6 से 7 नंबर जरूर मिल जाएगा। तो इसलिए पूरा देख लेना, अगर आपको बचा टाइम, अभी टाइम समय बचा ही है। K-मैप मिनिमाइजेशन अप टू 6 वेरिएबल, ठीक है। अगर आपको जिस मान लीजिए आप पूरी 5 यूनिट नहीं पढ़ना चाहते हो, तो आप कम से कम 3 यूनिट आपको हर हाल में पढ़ना है, क्योंकि 3 यूनिट अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो मान के चलिए आपका कम से कम 30%, यानी जितना पासिंग मार्क्स होता है उससे ही ज़्यादा बन जाएगा। तो वैसे तो 3 यूनिट्स का उस हिसाब से 60 बनता है, लेकिन 60 अगर नहीं भी ला पाए तो क्या कितनों बेकार आप पढ़ने में होगे, ख़राब से ख़राब स्टूडेंट होगा वो भी। अगर 3 यूनिट पढ़ लेता है, पूरी जो मैं बता रहा हूँ उसी में से 3 यूनिट पढ़ लेता है, तो कम से कम उसका 40 से 45 मार्क्स ज़रूर ले आएगा। अगर उससे भी कम लाता है तो 30 से कम तो नहीं आना चाहिए,
30 से कम आता है तो फिर बेकार है। हालांकि 30 से कम भी अगर आपके पास आता है तब भी आपके पास ऑप्शन है ग्रेस का, लेकिन यार इतना तो कम से कम 3 यूनिट पढ़ लो, 23 नंबर 24 नंबर मिला तो भी ग्रेस मिल जाएगा। लेकिन कोशिश करो कि आपकी कम से कम 60 to 70, अगर पाँचों पढ़ते हो तो कम से कम 70 75 बल्कि 80 तक भी जा सकते हो, ठीक है, 85 भी जा सकते हो। तो इसलिए पूरा पढ़ने की कोशिश करिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अलग बात है, ठीक है। यूनिट नंबर 4 में बता चुका हूँ, यूनिट नंबर 3 बता चुका हूँ। यूनिट नंबर 4 में आता हूँ, क्या है, के मैप मिनिमाइजेशन अप टू 6 वेरिएबल, यह है इंपॉर्टेंट। फिर आपका आता है बेसिक यूनिवर्सल गेट। अब जो जैसे अगर आपको कुछ इसमें टॉपिक से का नहीं मिलेगा ना, तो मैं एक कोशिश करूंगा जो क्वेश्चन है उसका वीडियो बनाने का, ठीक है, एक एक टॉपिक वाइज। लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है, 2-4 दिन के बाद ही अगर बनाऊंगा, ठीक है। तो क्या है, के मैप से के मैप मिनिमाइजेशन अप टू 6 वेरिएबल, फिर आपका बेसिक यूनिवर्सल गेट्स, ये आपको पढ़ना है। अब देखिए SSI, MSI, LSI, VLSI, पहले सबका स्टैंड फॉर देखो और इसको कॉपी में लिखो, इसको रट्टा मारो। इस सभी के जितने सारे स्टैंड, SSI क्या होता है, MSI स्टैंड फॉर, LSI स्टैंड फॉर, LSI स्टैंड फॉर, ठीक है। अब उसके बाद इसका इंटीग्रेट। तो दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्टिसिपेट करके आप लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉचेस भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पिछली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है, और यह इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना एप्लीकेशन भी लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स और टेस्ट सीरीज और क्विज मिलेंगे। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जल्दी से इनाम जीतिए। इंटीग्रेटेड सर्किट याद करो, SSI का इंटीग्रेटेड सर्किट, MSI का इंटीग्रेटेड सर्किट, LSI का और LSI का इंटीग्रेटेड। तो आपको अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। जैसे LSI VLSI अलग है, LSI अलग है, ठीक है, तो आपको थोड़ा मिलता जुलता है। लेकिन अगर 2-2 4-4 लाइन भी आप अच्छे से याद कर लोगे अलग अलग सभी का मिला के, तो इस तरीके से आप कुछ ना कुछ एग्जाम में ज़रूर लिख के आओगे। और इसको स्टैंड फॉर ज़रूर देखना, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है यूनिट नंबर 5, जिसे हम कहते हैं लास्ट यूनिट, ठीक है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पहला आपका फंडामेंटल, देखिए 2 इसमें फंडामेंटल है, लेकिन मैं इसमें एक ही मैंने शायद इसको कवर किया, ठीक है। 2 एक और है, आप चाहो तो उसको जाकर देख लेना। मैंने उसको, मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा, मैंने इसलिए इसको छोड़ दिया। तो फंडामेंटल ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, क्या है, फंडामेंटल ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, इससे 2 क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आप तो ये पूछ सकते हैं कि मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन क्या है, और दूसरी चीज़ आपसे ये पूछ सकता है कि फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन टेक्निक्स, ठीक है। फिर आपका आता है एलिमेंट ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम। फिर आपका आता है GPRS क्या होता है, फिर मैं बता रहा हूँ आपको, स्टैंड फॉर देख लेना। GPRS का क्या होता है मैं इसमें बताऊँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। GSM क्या होता है, CDMA क्या होता है, ये सारी चीज़ें। फिर लास्ट में आता है एलिमेंट ऑफ सैटेलाइट एंड रडार कम्युनिकेशन। अब देखिए रडार कम्युनिकेशन अलग है और ये अलग है, तो एलिमेंट ऑफ सैटेलाइट क्या होती है और रडार कम्युनिकेशन क्या होता है, सारी चीज़ें आपको। एक इसमें रेडियो वाला है, अगर रेडियो वाला टॉपिक भी आप चाहो तो इंटरेस्टेड तो उसको पढ़ सकते हो, वो भी उतना तो इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन फिर भी आ सकता है। तो आप अगर आपके पास टाइम है तो उसको पढ़ लेना। तो यूनिट नंबर 5 में मैं रिपीट करता हूँ, फंडामेंटल ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन टेक्निक, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दूसरा टॉपिक इसमें है एलिमेंट ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम, ये हो गया। फिर आपका GPS हो गया, फिर आपका GSM हो गया, CDMA हो गया, एलिमेंट ऑफ सैटेलाइट्स हो गया, फिर रडार कम्युनिकेशन। अब उसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो लॉन्ग है, 10 नंबर वाले क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे नोट आउट किया अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर बात करें फर्स्ट की, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट दिया गया है, क्या है फर्स्ट में आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ PN जंक्शन, ठीक है, क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ PN जंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपका सेकंड आ जाएगा, यहाँ से सेकंड देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ BJIFET और MOFET। मैं इसका डिटेल नहीं बताऊंगा, वीडियो में जाएगी, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, गूगल सर्च कर लेना। या फिर क्वांटम, देखो क्वांटम से अगर पढ़ रहे हो ना तो आपको लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, उसको भी आप देख सकते हो। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको कम से कम देख लेना, अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो क्या है, ये जो 4 क्वेश्चन मैंने नोट किया है, इसमें 40 नंबर बनता है, ठीक है, अगर चारों आ गया। और इसमें चारों में से हो सकता है 5 क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि इसे मैंने एक दो क्वेश्चन को एक में कर दिया है, तो इसलिए आपके लिए आसानी हो जाएगी अगर आप एग्जाम। क्योंकि अगर आप 2 क्वेश्चन पढ़े जाओगे, एक क्वेश्चन पढ़े जाओगे, उसमें 2 क्वेश्चन मिल जाते तो 10 के बजाय 20 नंबर मिलता, तो आपके लिए अच्छा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो इसलिए 40 नंबर में से अगर आपका सिर्फ 30 नंबर भी आ जाता है तो भी बहुत बड़ी बात है यार। अगर 4 क्वेश्चन पढ़ के जाते हो, उसमें से 3 क्वेश्चन फंस जाता है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आपको चारों में से कोई ना कोई ज़रूर आपका फंसेगा। मुझे तो चांसेस है कि चारों फंसेगा, लेकिन चारों नहीं तो 2 तो ज़रूर फंसेगा। तो पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ PN जंक्शन, दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ BJI और FET और MOFET, ठीक है, देख लेना, ठीक, वहाँ पे गूगल पे। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर एंड देयर
तो इसको मैंने ये हालांकि मैं रिपीट हो गया, इसको छोड़ देना है, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, इसको मैं काट दे रहा हूँ। इसलिए ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। फिर लास्ट है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर एंड देयर यूजेस। मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ रिपीट कर दिया था हालांकि। तो ये देखो 4 क्वेश्चन है। पहला है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पीएन जंक्शन, दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ बीजेटी एफईटी और एमओ एफईटी, ठीक है। तीसरा इसको छोड़ना, यहाँ से तीसरा कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। चौथा है आपका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर एंड देयर यूजेस। ये सारे क्वेश्चन मैं जो बताए सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें से कम 3 यूनिट पढ़ना है आपको पास होने के लिए। अगर आप 5 पढ़ते हो तो आपका गारंटी है बैक तो नहीं लगेगी और कम से कम 60 to 85 मार्क्स तक ला सकते हो, 85 प्लस भी आ सकते हो, लेकिन कम से कम बता रहा हूँ मैं। और आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों को भी। और कोई अगर आप चाहते हैं किसी अदर सब्जेक्ट की वीडियो देना है तो आपको हमें अपना सेमेस्टर, अपना ब्रांच कोड और आपकी ब्रांच क्या है, सेमेस्टर, सब्जेक्ट कोड, सारी चीज़ें डिटेल में भेज देना है। मैं उस पर जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस बना चुके हैं, हाउ टू प्रिपरेशन एग्जीक्यूटिव एग्जाम, हाउ टू कॉपी एग्जीक्यूटिव एग्जाम्स। उसके अलावा जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है M1, M2, M3, M4, CSS, पाइथन, आप चाहो प्लेलिस्ट हमारी है यूट्यूब पे हमने अपलोड कर दिया, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। कल परसों भी ने अपलोड किया था M3 की, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। M4 अपलोड करने वाला हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं किसी अदर सब्जेक्ट की वीडियो बना तो आप लोग हमें सब्जेक्ट का नाम बता सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे भेज सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई जरूर दे दूँगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, दोस्तों को भी बताएं, उनको भी शेयर करें।